सो हेलो गाइस, दिस इज निबिडल बेजबरा इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम फिर से फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर्स लेके आए। तो चैप्टर नंबर 9 से मैं स्टार्ट करूंगा। दिस इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सो अभी से ट्राई करूंगा थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी ये 9 चैप्टर जो है वो छोटा सा चैप्टर है, ये 7 मार्क्स कैरी करता है हमारे सिलेबस से। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? हम इसको एक बढ़िया फ्लो में पढ़ेंगे। तो पहले सिलेबस में इसका क्या क्या टॉपिक है देख लेते हैं। मेरे सामने सिलेबस खुला ही था, तो देखते हैं क्या है। पर्सनैलिटी है, उसका डेफिनेशन चाहिए हमको, टाइप्स चाहिए, क्लासिफिकेशन चाहिए ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ जंग थ्योरी एंड बिग फाइव थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी नहीं है, बिग फाइव थ्योरी है। देन मोटिवेशंस, देन एक्सरसाइज एडहेरेंस। ये क्या है? वो नया टॉपिक ऐड हुआ है, मोटिवेशन और एक्सरसाइज एडहेरेंस, पिछले साल नहीं था। देन मीनिंग कंसेप्ट एंड ऑफ एग्रेशन भी है, एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है। तो यही कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है, दिखता है पढ़ते जाते हैं। मेरे पास ये बुक है, यहाँ से मैं पॉइंट हाईलाइट करते करते आपको पढ़ाऊंगा। अगर चाहिए तो आपको नोट्स मिल सकता है, बस मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो ये है हार्बर बाय फिजिकल एजुकेशन। ओके, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पैसा नहीं मिलता उसका। तो स्टार्ट करता है। मुझे लगता है आप बोर नहीं होंगे, हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, इट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस अस इन स्पोर्ट्स। तो कैसे साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी के बात को अब सुनते हैं, हमारा आपको पर्सनैलिटी वगैरह का फीलिंग आता है, तो कैसे स्पोर्ट्स में हमारा पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करता है, वो सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको अगर बढ़िया, अगर आपको कुछ प्लेयर्स का नाम अगर आपको माइंड में चल रहा होगा, फुटबॉल से आपको अभी इंडिया का अगर मानना है तो सुनील छेत्री चल रहा होगा, संजय चिंगन चल रहा होगा। क्रिकेट से ऑफ कोर्स विराट कोहली, एम एस धोनी साहब रिटायर हो गए, लेकिन उनका तो चलता ही रहता है। और उसके बाद हमारा रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर एम एस धोनी रिटायर जरूर हो गए, लेकिन अभी भी वो दिल में हमारे सबके राज करता है। यस और नॉट? क्योंकि उनका पर्सनैलिटी वैसा था, उनका खेलने का स्टाइल वैसा था। तो डिले नहीं करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट में आते हैं। फर्स्ट इज पर्सनैलिटी। व्हाट इज पर्सनैलिटी? आप अगर आप आंख बंद करके सोचेंगे पर्सनैलिटी क्या है, तो आपके मन में आ रहा होगा एक बढ़िया सा हैंडसम, आप बोल सकते हैं, इंसान जिसका हर तरफ से पहले फिजिकली आप देखना चले जाते हैं, अच्छा खासा बॉडी बना है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, चेहरा अच्छा बना है, तो ही हैज अ गुड पर्सनैलिटी। तो ऐसा नहीं होता। पर्सनैलिटी का भी 4 डायमेंशंस होते हैं, लेकिन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी? तो आपको अगर सही सही मैं बोलूँ कि पर्सनैलिटी का डेफिनेशन क्या है, ये टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि हर किसी के हिसाब से पर्सनैलिटी का डेफिनेशन अलग है। अभी बुक में जो डेफिनेशन दिया है, इट इज द कंस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड ऑल्सो एक्टिंग। किसी भी काम को करने, किसी भी अंदर का जो फीलिंग होता है, उसको सोचने का जो होता है, थिंक करने का एबिलिटी, और उसी का एक्शन जो होता है, उसी से हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। यस और नॉट? तो और एक अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, इट इज द टोटल सेंटिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड, आइडिया, हैबिट्स, स्किल्स और बिहेवियर्स विच इंडिविजुअल शोज। तो एक पर्सन कैसा एट्रीब्यूट शो करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब अगर उसके बारे में आप पता करना चाहे, तो वही हमारा पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है, दैट इज पर्सोना। पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क। वो मास्क जो हम अपने बॉडी में पहनते रहते हैं या अपने फेस में पहनते हैं, जैसा दूसरे लोग जो देख के हम दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं, उसी को पर्सनैलिटी कह सकते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? अगर सिंपली बोला जाए तो हमारा यहाँ पे 4 डायमेंशन होता है, उसी को अगर यूज करके लिख दे तो आपका डेफिनेशन बन जाएगा। 4 डायमेंशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फिजिकल, देन मेंटल, देन सोशल, देन इमोशनल, विच द पर्सन हु फुलफिल्स ऑल दीज 4 डायमेंशंस इज नोन टू हैव अ गुड पर्सनैलिटी। तो कौन सा डायमेंशन है? फर्स्ट इज फिजिकल, देन मेंटल, देन साइको सोशल, देन इमोशनल। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, वेरी इजी। तो अभी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के 2 भी थ्योरी हमको मिलेगा। उन 2 थ्योरी के हिसाब से हमने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी को हमने डिराइव किया है। तो फर्स्ट थ्योरी है जंग्स थ्योरी के नाम से, JUNGS, जंग्स थ्योरी। तो इसके हिसाब से पर्सनैलिटी को हम 3 टाइप में डिवाइड करता है। तो वो 3 टाइप क्या है, सोचिए पहले, उसके बाद मैं बोलता हूँ। वो 3 टाइप आपने जरूर से सुना होगा। फर्स्ट टाइप है हमारा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, यस। देन हमारा है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, और उसके बीच में आता है एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी। सो व्हाट इज एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी? इट इज अ टाइप ऑफ टेंडेंसी टू शो योर इमोशंस इन अ एक्स्ट्रावेगेंट वे। आप अपने इमोशंस को बहुत ही बढ़िया तरह से नहीं, कुछ ज्यादा ही शो कर सकते हैं।
जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जिनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, जो खुद को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाते, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट उनका डायरेक्ट ऑपोजिट होता है, जो गुड लिसनर्स होते हैं लेकिन उतना बात नहीं कर पाते। उनका अंदर में बहुत फीलिंग होता है लेकिन वो उसको शो नहीं कर सकते। एक्सट्रावेगेंस हो रही है, वो थोड़ा सा भी शो नहीं कर सकते। और उनका फ्रेंड सर्कल उतना बड़ा नहीं होता, वो अपने में रहना पसंद करते हैं। कोई भी पर्सनैलिटी खराब या अच्छा नहीं होता, ये पर्सन तो पर्सन वेरी करता है पर्सनैलिटीज। कोई कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई कोई एम्बीवर्ट होता है, कोई कोई इंट्रोवर्ट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो एम्बीवर्ट होता है। एम्बीवर्ट क्यों कॉमन है? एम्बीवर्ट वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मिक्सचर होता है। तो आपको पता होता होगा कि जो लोग अच्छे लिसनर्स भी होते हैं, यस, और अच्छे टॉकर्स भी होते हैं, वो एम्बीवर्ट के कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो बात भी ठीक से अपना रख पाते हैं और दूसरों का बात सुन भी पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो उतना अच्छा सुन नहीं पाते, वो ज़्यादा खुद के बारे में बोलते हैं, खुद का ज़्यादा बोलते हैं, सुनते कम है। और उससे दूसरी तरफ अगर आप इंट्रोवर्ट के बारे में देखना चाहेंगे, वो दूसरे का सुनते अच्छे से हैं लेकिन खुद का जो फीलिंग है उसको दूसरों के सामने रख नहीं पाते। और एम्बीवर्ट वो दोनों तरफ रहते हैं, वो बात भी ठीक से कर लेते हैं, मतलब अपना पॉइंट भी रख लेते हैं और दूसरों का पॉइंट भी सुन लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स एम्बीवर्ट ही होता है। कोई भी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई भी पर्सनैलिटी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये पर्सन तो पर्सन वेरी करता है। ओके, जंग थ्योरी के हिसाब से इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। सबसे ऊपर रहता है एक्सट्रोवर्ट, जो खुद को बहुत ही अच्छे से शो कर सकता है, अच्छे से मतलब ज्यादा शो कर सकता है। देन एम्बीवर्ट आता है, मतलब वो शो भी करता है और दूसरों का भी सुनता है, मतलब मिडल होता है, वो अपना फीलिंग्स बता भी सकता है और दूसरों का फीलिंग्स को सुनने का उसके पास ठहराव भी है। और इंट्रोवर्ट जो होता है उनका फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, वो बात कम करते हैं, वो खुद का फीलिंग्स दूसरों के सामने कम रखते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा बिग फाइव थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी नहीं, फिर से बोल रहा हूँ। बिग फाइव थ्योरी क्या है? बिग फाइव थ्योरी मतलब आपका 5 ऐसा थ्योरी है जो हमारा पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। तो 5 थ्योरी क्या क्या है? फर्स्ट इज हमारा ओपननेस, देन हमारा कंसाइंशियसनेस, देन हमारा एक्स्ट्रावेगेंटनेस और एक्स्ट्रावर्जन, देन हमारा एग्रीएबलनेस, देन लास्ट में हमारा आता है न्यूरोटोसिज्म। तो आपने देखा क्या भारी भरकम वर्ड है, उसको याद कैसे रखें? इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ओशन, समुद्र का पानी, उसको कैसे याद सकते हैं? ओशन से, ओ से हम रख सकते हैं याद व्हाट इज ओपननेस, देन सी से हमारा कंसाइंशियसनेस, देन हमारा ई आता है, ई से हमारा एक्स्ट्रावर्जन, देन ए से हमारा आता है एग्रीएबलनेस और एन से आता है न्यूरोटिसिज्म। तो इसके बारे में हम जानते हैं एक एक वर्ड क्या है। फर्स्ट क्या है हमारा, दिख नहीं रहा है, चश्मा खोल गया था टशन टशन में। अभी फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट ओ है ओपननेस। ओपननेस मतलब इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर इमेजिबल एंड इनसाइट। ओपननेस मतलब यहाँ पे क्या लिखा है वो जानना जरूरी नहीं, आपको पॉइंट जानना जरूरी है। ओपननेस मतलब जो लोग ओपन होता है वो नई बातों को सीखना पसंद करते हैं, हर तरफ अच्छे होते हैं, वो आप कह सकते हैं ऑलराउंडर टाइप के होते हैं। पीपल्स विद हाई ट्रीट्स एंड आर क्रिएटिव एंड आर एडवेंचरस, मतलब नया नया चीज सीखना पसंद करता है, ओपन होता है, दोस्त बनाना पसंद है, ब्रॉड माइंडसेट के होते हैं, इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता है, वही ऑलराउंडर टाइप के लोग। ओके, देन हमारा कॉन्साइंशियसनेस, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंक्लूड्स हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस एंड गुड इम्पल्स कंट्रोल ऑन देयर गोल। सीधी सीधी बात कहे, जो अपने गोल के प्रति पूरी तरह कंसाइंस है, मतलब उस गोल को पाने के लिए एक गोल उसने सेट किया हुआ है और उसी को पाने के लिए वो फुल एफर्ट्स डाल रहा है, मतलब भटक नहीं रहा है। ऐसे करके उन्होंने एक लगा लिया है, एकदम सीधे सीधे गोल की तरफ ही जाता है, इधर उधर बिल्कुल नहीं। उसके बाद कंसाइंस, हमने ओपननेस पढ़ा, कंसाइननेस पढ़ा, उसके बाद हमारा ई होता है एक्स्ट्रावर्जन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबिलिटी विच इज दे आर वेरी सोशल एंड टॉकेटिव, बहुत टॉकेटिव होता है। एक्स्ट्रा वर्जन से आपको पता ही चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शो कर सकता है खुद को, वो अपना फीलिंग्स को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, लाइक एक्सट्रोवर्ट्स, एंड दे आर टू मच टॉकेटिव, टू मच सोशल एंड आर असर्टिव बिहेवियर पीपल्स, एंड दे आर इमोशनली एक्सप्रेसिव, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्रीएबलनेस। अभी जान ने अगर नोबिता को कुछ बोल दिया तो जान की बात नोबिता टाल सकता है, उसको तो करना पड़ेगा, नहीं तो मार पड़ेगी। वैसे ही जो किसी की भी बातों में हाँ बोलते, मतलब एक बोल दिया होमवर्क कर दो, होमवर्क भी कर दिया, खाना बनाने के लिए बोला, खाना भी बना दिया, मतलब ना नहीं कह सकते किसी की भी चीज को, एग्री कर लेते हैं किसी की भी चीज को।
वो होता है एग्रीएबलनेस, कुछ लिख सकते हैं ना अपने वर्ड में। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है न्यूरोटिसिज्म। ये होता है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लोग, कैरेक्टर जो एक्सट्रीम सैडनेस के अंदर रहता है, एक्सट्रीम सैडनेस में रहता है, बहुत ज़्यादा मूडी होता है, दुखी दुख बहुत है, दुख में रहता है, नोबेटा टाइप के लोग, बस रोते ही रहता है। समझ गए? ये हो गया हमारा बिग 5 थ्योरी का 5 वो थ्योरीज। फिर से हम याद करते हैं क्या क्या है। फर्स्ट इज हमारा ओ, ओशन का ओ क्या है? ओ है हमारा ओपननेस, सी है हमारा कॉन्साइंसियसनेस, ई है हमारा एक्स्ट्रावर्जन, ए है एग्रीएबलनेस, एंड लास्ट में आता है न्यूरोटिसिज्म। मीनिंग आपको याद हो चुका होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो नया टॉपिक है वो हमारे बुक में नहीं है, अभी क्या ही करें। वो हमारा है एक्सरसाइज एडहेरेंस। नाम से थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। एक्सरसाइज एडहेरेंस मतलब किसी भी एक्सरसाइज के फॉर्म को आप कितने देर तक अच्छे से परफेक्टली मेंटेन करके रख पा रहे हैं। मतलब आपने मान लीजिए पुशअप करना स्टार्ट किया, कितना पुशअप आपने परफेक्टली किया है, मतलब कितना मारा है वो बात, कितना रेपिटेशन आपने किया वो जरूरी नहीं है, कितना सही तरीके से आपने मारा है। तो उसका बेनिफिट्स क्या होता है, आप अच्छे से उनका जो एक्सरसाइज होता है उसका बेनिफिट्स आप फुल्ली ले सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर अच्छा होता है। एक्सरसाइज मतलब सिर्फ बॉडी का ही एक्सरसाइज नहीं, माइंड का एक्सरसाइज भी आप कितने अच्छे से कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं, वो मतलब एडहेरेंस ऑफ एक्सरसाइज का अगर आपको डेफिनेशन लिखना तो बेस्ट डेफिनेशन ये होता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू not sustain, it is ability of a person to doing exercise for a longer time by maintaining its position properly। समझ गए आप? उसके बाद एक्सरसाइज एडहेरेंस के जो बेनिफिट्स है बहुत ही सिंपल है। बेनिफिट्स उसका आपने जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका फुल बेनिफिट ले रहे हैं क्योंकि आपने सही फॉर्म लेके किया है। उसका आपका बॉडी पे अच्छा असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ में अच्छा असर पड़ता है, हर तरफ अच्छा असर पड़ जाता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक का हमारा मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन का मुझे नहीं लगता आपको डेफिनेशन की जरूरत हो। जो हमारा अंदर या बाहर का फोर्स होता है किसी भी काम को करने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। यस और नॉट? उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन का असली मतलब ही वही होता है, आप किसी भी वर्क को जो करने के लिए आपको रीजन मिल रहा है, मतलब रीजन ऑफ एक्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर गोल इज नोन एज मोटिवेशन। किसी भी काम को करने के लिए आपको जो रीजन मिल रहा है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, आपका इंटरनल भी हो सकता है, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। तो उसका टाइप्स भी होता है, 2 टाइप्स है। एक है इंट्राम्यूरल मोटिवेशन, एक है एक्स्ट्राम्यूरल मोटिवेशन। इंट्राम्यूरल मोटिवेशन मतलब जो हमारे अंदर से आता है जो मोटिवेशन, उसको हम इंट्राम्यूरल कहते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल जो हम हमारा संदीप माहेश्वरी वाला वीडियो देख के हमारा आता है वो होता है एक्स्ट्राम्यूरल, लेकिन ऐसे नहीं समझना। इंट्राम्यूरल जो हमारा अंदर का जो सेल्फ बोलता है ये काम कर लो नहीं तो एग्जाम खराब हो जाएगा। भाई कल एग्जाम है हमारा किसी सब्जेक्ट का, अब हम पढ़ नहीं रहे हैं, मोबाइल में हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो रोकने के लिए जो अंदर से हमारा आवाज आता है, नहीं भाई अभी पढ़ लो नहीं तो मार्क्स खराब आ जाएगा, तो हमारा वो इंट्राम्यूरल हो गया। एक्स्ट्राम्यूरल मतलब जो बाहर से संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखते देखते 5 मिनट के लिए हमारा मोटिवेशन हो गया, 5 मिनट के लिए पढ़ लिया, फिर से मोबाइल देखने लगे, तो वो हमारा एक्स्ट्राम्यूरल हो गया। कभी कभी एक्स्ट्राम्यूरल भी अच्छा हो जाता है। जो प्लेयर्स होता है वो अपने घर में जब खेलते हैं होम ग्राउंड में, तो उनका जो पब्लिक होता है, जो ऑडियंस होता है, वो उनके लिए चीयर करता है, उससे मोटिवेशन मिलता है, वो अच्छे से खेलते हैं। यस और नॉट? तो ये हमारा और एक टॉपिक हो गया हमारा मोटिवेशन के ऊपर। उसके बाद हमारा एग्रेशन का एक टॉपिक आता है। सो एग्रेशन का नाम सुनते ही स्पोर्ट्स में आपका पहला जो नाम याद आता है वो है विराट कोहली। तो विराट कोहली का जो एग्रेशन है वो है पॉजिटिव एग्रेशन, जिसको हम इंट्राम्यूरल एग्रेशन कहते हैं। अच्छा, एग्रेशन का तो आपको डेफिनेशन आता ही होगा, जो हम शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंग्रीनेस और किसी अदर फॉर्म से अपना अंदर का जो जोश होता है, तो उसी को हम एग्रेशन कहते हैं। इसका भी 2 पार्ट होता है, एक है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, एक है हमारा रिएक्टिव एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन मतलब हमारा एग्रेशन होता है जो अंदर से आता है किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, मतलब जो पॉजिटिव फॉर्म का हमारा एग्रेशन होता है, जो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आता है, वो हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटल। मान लीजिए आप मैच खेल रहे हैं, तो आप बैटिंग करते हो, आपको अभी 5 बॉल में 20 रन चाहिए, तो आपका जो मोटिवेशन आ रहा है कि अब मैं स्टेप आउट करके बाहर छक्का मारूंगा, तो वो हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंटल। लेकिन एक होता है आपका रिएक्टिव एग्रेशन। रिएक्टिव एग्रेशन मतलब किसी भी सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपका एग्रेशन आ रहा है। समझ नहीं आया? एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक कुत्ता आपके सामने है, एकदम शांत बैठा है, उसका कोई एकदम क्यूट सा कुत्ता है, मान लीजिए पोमेलियन है, सामने बैठा है, वो आपके साथ अच्छे से खेल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है आपको, लेकिन आपने उसको एक पत्थर मार दिया,
नहीं तो मान लीजिए आपने उस स्टिक से उसको उसके नाक में जाके ऐसे ऐसे कर दिया, तो उसको तो गुस्सा आएगा ना, वो रिएक्ट करेगा। वो उस फॉर्म का जो एग्रेशन है उसको रिएक्टिव एग्रेशन कहता है। किसी भी सिचुएशन के हिसाब से जब आप रिएक्ट करते हैं आपका एग्रेशन आता है, उसको रिएक्टिव एग्रेशन कहते हैं। तो इसका इन्फ्लुएंस क्या क्या हो सकता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एन एग्रेशन, तो क्या होता है उसका फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर। वो वाला टेम्परेचर नहीं, आपका बुखार उखार नहीं हो जाता है। आपका वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर मतलब वो होता है, मतलब आपका जो सिचुएशन का गर्माहट है, वही बढ़िया आपका एक माहौल है, मैच खेल रहे हैं आप, हर तरफ से शोर शराबा है, आपको एक इंटेंस मैच हो गया, उसके समय जो एग्रेशन आ रहा है उसकी बात किया जा रहा है। उसके बाद हमारा होम ग्राउंड में अगर मैच हो तो एग्रेशन तो प्लेयर्स का ऐसे भी हाई रहता है। अभी विराट का मैच अगर दिल्ली में हो तो उसका उसका तो हमेशा ही हाई रहता है, उनका हमेशा हाई रहता है, लेकिन दिल्ली में अलग हाई रहेगा, इंडिया में अलग हाई रहेगा। उसके बाद हमारा गेम स्ट्रक्चर, गेम का जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसके हिसाब से जो हमारा एग्रेशन आ रहा है। और लास्ट में स्किल एबिलिटी तो हो गई, किसी प्लेयर का अगर बढ़िया स्किल्स है वो अच्छा एग्रेशन दिखाएगा, लेकिन उसका कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होता है। कभी कभी इंजरी हो जाता है एग्रेशन के हिसाब से, लड़ भिड़ जाता है फील्ड में, तो उसी के कारण इंजरी भी हो सकता है। उसके बाद हमारा बैड इमेज बन सकता है। विराट का बैड इमेज नहीं है हाँ, लेकिन बाकी बहुत सारे प्लेयर्स आपको याद आएगा। अभी एग्जांपल नहीं दूंगा। प्लेयर्स हसन अली आप कैसा था पाकिस्तान का, उनका एक बार ऐसा बूम कर दिया था जिम्बाब्वे के खिलाफ विकेट लेने के बाद, तो वहाँ पे उनका गले में मूंछ आ गया था, वैसा इंजरी वाला वो हो गया। और बैड इमेज भी बनता है, हमारा इमेज खराब बनता है अगर वैसा एग्रेशन दिखा है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन जरूर से होता है। उसके बाद हेल्थ इफेक्ट तो हो गई। उसके बाद हमारा कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग एथलीट एग्रेशन कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपका उसमें पेनल्टी रख दे कि आपने एग्रेशन खराब तरीके से दिखाया, इंस्ट्रूमेंटल वाला नहीं, खराब एग्रेशन दिखाया तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, आपका मैच फी पूरा देना पड़ेगा, वैसा कर सकते हैं। नॉन एग्रेसिव बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस किस कर सकते हैं, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट भी कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी वाला सबसे मेरे हिसाब से कारगर सिद्ध होता है। अभी लास्ट हमारा टॉपिक है, अभी 17 मिनट में हमने ऑलमोस्ट 90% चैप्टर खत्म कर दिया है। तो लास्ट टॉपिक रह गया है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 होता है, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा है। आप देखिए बुक अगर आपके पास होगा आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने देखिए अभी हेडिंग हाईलाइट करके रखा है, अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर खुद से लिखेंगे तो सबसे अच्छा होता है। तो हम अगर फर्स्ट लिखते हैं सेल्फ, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में 4 होता है, सेल्फ एस्टीम, उसके बाद मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, उसके बाद आपका होता है लास्ट में गोल सेटिंग। तो पहले सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करते हैं। तो आपको अगर एक मैच याद होगा, अगर आपने देखा होगा 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, तो इंडिया वो मैच हार गया था, लेकिन जो हार्दिक पांड्या ने वो इनिंग्स खेला था आपको याद है, बहुत मारा था उसने अकेले में, ऑलमोस्ट ऐसा फील आ गया था कि जीत जाएंगे, लेकिन वो रन आउट हो गए थे जरूर लास्ट में। लेकिन जो उनका सेल्फ एस्टीम था मतलब टीम का, चाहे अभी हम मतलब अपने बलबूते में अपने एस्टीम के हिसाब से हम टीम का भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन हम अपने हिसाब से मैच को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। मतलब सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू ए वैल्यू एन इंडिविजुअल गिव्स टू हिमसेल्फ, अपने को आप जो वैल्यू देते हैं वही सेल्फ एस्टीम है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट से आ सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना पड़ेगा आपका अंदर, तभी सेल्फ एस्टीम आएगा। सेल्फ डिसिप्लिन भी चाहिए, डिसिप्लिन से आपको वर्क करना पड़ेगा, वो स्किल्स के इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी सेल्फ डिसिप्लिन, तभी सेल्फ एस्टीम आएगा। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस समय हार्दिक पांड्या के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्यों हार्दिक पांड्या को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, शायद वो भी जल्दी आउट हो जाते। वो मैच तो हार गए थे। आपको बहुत सारा मैच याद होगा जो धोनी ने अकेले जिताया है, तो आपको याद होगा जो बहुत सारे इनिंग्स धोनी ने खेला है, चाहे इंडिया के लिए चाहे आईपीएल में, अकेले बहुत मैचेस जीता है, टेल इंडियंस के साथ खेल के मैचेस जीता है। एक मैच मुझे याद है 2013 का, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ही था वो भी, और इंडिया का 29 for 6 हो गया था, और धोनी ने 113 या कुछ ऐसा रन मारा था, और 6 ही विकेट रहा, अश्विन ने उनका अच्छा साथ निभाया, और लास्ट तक धोनी खेलते रहे। तो वो वैसा सेल्फ एस्टीम की एकदम डाउनफॉल के समय भी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वैसा सेल्फ एस्टीम आप कोहली का देख सकते हैं, कैसा सेल्फ एस्टीम है, एकदम डाउनफॉल में चल रहे थे 2 साल, कोई सेंचुरी नहीं, लेकिन जब बाउंस बैक किया तो वैसा बाउंस बैक किया है, मतलब अभी उनको टीम से कोई बाहर कर सकता है वैसा, मतलब। उसके बाद मेंटल इमेजरी,
मेंटल इमेजरी बोलते हैं आपको, पहला नाम फिर से महेंद्र सिंह धोनी का ही याद आएगा, क्योंकि वो जो फील्ड सेटिंग करते हैं प्लेयर को देख के, पोलार्ड के लिए सीधा फील्डर रख देता है, वहां पे वो मार के आउट हो जाता है। ऐसा एक बार हार्दिक पांड्या का भी याद रहेगा, ऐसे उसने कट मारा था आईपीएल में, एकदम जडेजा के हाथ में मारा था, पहले वो उसको हेडिंग में खड़ा था, उसके बाद वो पॉइंट में चला गया था, याद होगा आपको। वैसे मतलब आपका माइंड जो है कितना जल्दी इमेजिन कर पा रहा है चीजों को, कितना जल्दी कैच कर पा रहा है, कितना परफेक्टली कैच कर पा रहा है किसी भी सिचुएशन के हिसाब से। यस और नॉट, दिस इज मेंटल इमेजरी। उसके बाद आता है सेल्फ टॉक। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, बिकॉज खुद के साथ बात करना जरूरी है। कोई भी गलती किया, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, अगर एग्जाम खराब हुआ, क्यों खराब हुआ, खुद से बात करना जरूरी है। मैच में अपने बैटिंग करते समय जल्दी आउट हो गए, क्यों आउट हो गए, उसके बारे में सोचना जरूरी है। क्यों आउट हुआ, क्यों मैं नहीं कर पाया, क्यों उस काम को ठीक से नहीं कर पाया, क्यों फेल हुआ, क्यों मेरे से गलती हुआ, उसके बारे में खुद से बात करना जरूरी है, क्योंकि आप खुद का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। यस और नो। उसके बाद लास्ट, गोल सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से। अगर आपका कोई गोल नहीं होगा तो आप किसके लिए ही काम करेंगे। मोटिवेशन जो सेल्फ मोटिवेशन आता है, इंटरमिडियल मोटिवेशन आता है, वो किसके लिए आएगा, ताकि आपको एक गोल हो, वो गोल के हिसाब से मैं जांच सकूं, अपना नेक्स्ट एस्पेक्ट रख सकूं। मैच अब जब खेलते, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, कोई भी गेम का हो, पहला गोल आपका क्या रहता है, मैं बेस्ट परफॉर्म करके वो मैच जीतूं। हारू या जीतूं, दो फैक्टर्स हो सकता है, जो दोनों का 50% प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन आप जीतने का ही ट्राई करेंगे, अपना 100% जीतने के लिए देंगे। तो साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गोल सेटिंग एंड द एफर्ट्स यू आर पुटिंग टू अचीव दैट गोल। तो यही 4 एस्पेक्ट हो गया। अंदर क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद से लिख सकते हैं, वही मैंने जो बोला है वही अंदर लिखा हुआ है। तो क्या 4 था, सेल्फ एस्टीम, आपका मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक एंड देन गोल सेटिंग। 4 टॉपिक है, हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट है। लेकिन फिर से मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप। तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने डेफिनेशन पढ़ा, व्हाट साइकोलॉजी व्हाट रियली मीन्स टू यू। डेफिनेशन के पढ़ने के बाद हमने 4 डायमेंशन देखे, क्या क्या डायमेंशन देखे वो एग्जाम में आते हैं। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ, जो हमने पर्सनैलिटीज देखा, 2 टाइप में, जंक्स थ्योरी देखा। उसके बाद हमने देखा बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी को हमने ओशन के हिसाब से याद किया था। ओशन मतलब ओपननेस, कंशाइशियसनेस, देन है हमारा एक्स्ट्रावर्जन, देन एग्रीएबलनेस, देन हमारा न्यूरोटिज्म, वैसा। उसके बाद हमने जंक्स थ्योरी के हिसाब से देखा था क्या, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, वो हमने देखा। उसके बाद हमने एक्सरसाइज एडहेरेंस पढ़ा, क्या था, किसी भी एक्सरसाइज के फॉर्म को आप लॉन्ग टाइम तक कैसे होल्ड कर पा रहे परफेक्टली। उसके बाद उसका बेनिफिट्स हमने देखा। उसके बाद मोटिवेशन क्या देखा, इंटरमोरल, एक्सट्रामोरल मोटिवेशंस देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देखा, आपका एग्रेशन, मतलब एग्रेशन के बारे में देखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एग्रेशन देखा। उसके बाद हमने कैसे एग्रेशन को कंट्रोल करना वो देखा। और लास्ट में हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी देख लिया। तो इसके हिसाब से हमारा फुल चैप्टर खत्म है। तो आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का चाहिए, जरूर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपके पास नंबर है तो पर्सनली बोल सकते हैं, मैं जरूर से ट्राई करूंगा, गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, लेकिन ट्राई करूंगा कि बना दूं। और जरूर से कमेंट सेक्शन में बोलिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जो मेरा अप्रोच है वो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, और जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही कम हमारा सब्सक्राइबर है, तो जरूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। ओके, बाय।